So this is the question and we need to solve it over here. We have already solved it. It's a bit scrappy लेकिन कोशिश करेंगे कि step by step जाएं ताकि आपको समझ आए. So this is the trial balance and then there is some additional information given at the end. ठीक है? ये सारी additional information है. So let's start. We need to make a profit or loss account and other comprehensive income. इससे पिछले क्वेश्चन में there was no other comprehensive income. अभी हमने वो थोड़ी सी बीच में ऐड कर दी है. प्लस रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट बीच में ऐड हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल ऊपर हो गया. इसके बाद वाला क्वेश्चन आई विल बी गिविंग यू एज एन असाइनमेंट फॉर टुडे एंड देन टुमारो यू विल हैव अ क्विज इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह. ठीक है? तो ऐसा ऐसा उसका डिफिकल्टी लेवल ऊपर जाएगा. ठीक है? यू नीड टू अंडरस्टैंड. इस वजह से मैंने सारे फिगर्स लिखे हैं. मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं है. जहां पे नहीं आ रहा उसको मैंने डैश डैश लिख दिया है ताकि अगर एग्जाम में या क्विज में वो चीज आए तो आप परेशान ना हो कि ये चीज नहीं थी. इस वजह से पूरा फॉर्मेट लिखकर then you enter the figures. This is the best way to do it. ठीक है? आसान तरीका ये है कि पूरा फॉर्मेट लिखकर उसके अंदर फिगर्स को एंटर करते रहे तो आपसे गलती नहीं होगी. Let's start. So first your income statement. The first thing is sales revenue. सबसे पहले आपने sales revenue लिखनी है. ठीक? Sales revenue आपके पास आ रही है 2165. So we start from here. Sales 2165. Then you need to calculate cost of sale. Cost of sale की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी नॉर्मल. आपने कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. सिंपल फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स का ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी. ठीक है? ओपनिंग इन्वेंटरी इज गिवन टू यू ओवर हियर. यहां पर उसने आपको क्लियर कट ओपनिंग इन्वेंटरी दे दी है 1 अप्रैल 2016 235 सॉरी दिस इज फॉर रिटेल अर्निंग्स. इन्वेंटरी इज ओवर हियर 140. ठीक है? ये आपको दे दी है प्लस परचेजेस भी आपको यहीं पे बता दिए स्ट्रेट फॉरवर्ड 1260. बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद क्लोजिंग इन्वेंटरी. क्लोजिंग इन्वेंटरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. क्लोजिंग इन्वेंटरी में उसने एक और कांसेप्ट को ऐड कर दिया जो हम लोगों ने कहा था राइट डाउन ऑफ इन्वेंटरी. उस कांसेप्ट को उसने ऐड किया है which means के the inventory is actually 95,000 but it has been written down. Why? क्योंकि कुछ obsolete हो गई या कुछ खराब हो गई. 15,000 की जो इन्वेंटरी थी वो डैमेज हो गई. It was damaged and now it can be sold for 5,500 plus you need to give a commission as well of 500. तो इसका मतलब ये है कि हमें 500 का कमीशन भी देना पड़ेगा तो इसको अब इसको राइट डाउन करना पड़ेगा. इसकी अपनी वैल्यू भी कम हो गई है. जब हमने इसको राइट डाउन किया तो वो 95,000 की जो इन्वेंटरी थी it came to 85,000. ठीक? एक तो ये 15,000 से 5,500 पे आ गई. फिर 500 और भी दिया. ठीक है? तो ये बन गया 5,000. तो आपके पास 10,000 का यहाँ पे कम आ गया. So it is 85,000 and now your cost of sales is 1315. So your cost of sales is 1315. Cost of sales 1315. अच्छा, फिर 1315 के साथ फर्दर चीजें क्या ऐड हुई? फर्दर चीजें ऐड हुई है डेप्रिसिएशन की. डेप्रिसिएशन को आपको क्लियर कट कर रहा है कि डेप्रिसिएशन इज टू बी एडेड टू बी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स. कितनी डेप्रिसिएशन? 5% ऑन कॉस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन बिल्डिंग का, प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लांट एंड मशीनरी का 30% और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से. फिर हम लोगों ने इसकी कैलकुलेशन की तो 5% स्ट्रेट लाइन बिल्डिंग्स 100 था. 5% इसका स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट किया इज 5. 5 इस साल की होगी 30 बनानी थी 35 इज टोटल. सो 5 यहां पर एक और चीज आ गई 5 डेप्रिसिएशन. फिर प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन इज 30%. नाउ दिस इज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस. रिड्यूसिंग बैलेंस क्या होता है कि आपने कॉस्ट में से जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब तक है उसको माइनस कर देना और फिर उससे उस चार्ज को मल्टीप्लाई करना है डेप्रिसिएशन के रेट को. तो हम लोगों ने कॉस्ट इज 400 इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस किया फिर उसको मल्टीप्लाई किया विद 30%. सो वी गॉट 69. सो 69 इज दिस ईयर्स डेप्रिसिएशन. ठीक है? ये भी हो गया. सो 5 + 69 ये दो आपकी डेप्रिसिएशन होगी. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 1315 हमें कैलकुलेट किया. ये फर्दर डेप्रिसिएशन हम लोगों ने बीच में ऐड कर दी तो मेरे पास आ गया 1389. सो दिस इज माय कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस किया आई गॉट माय जीपी. इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है मेरे पास और फिर उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है. तो मेरे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो भी यहां पर गिवन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो भी यहां पर गिवन है. किधर गिवन है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये भी आ गया आपके पास. सो नाउ वी गॉट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस. अब इसके बाद फाइनेंशियल कॉस्ट. फाइनेंशियल कॉस्ट आपका इंटरेस्ट होता है. इंटरेस्ट आपके पास इसमें इंटरेस्ट पेड भी आ रहा है इंटरेस्ट रिसीव भी आ रहा है. सो फाइनेंशियल कॉस्ट भी आ रही है और आपने कुछ इनकम भी रिसीव की है. सो फाइनेंशियल कॉस्ट तो आपकी आ गई 25 which is your interest paid but at the same time you've received some interest income. ठीक है? इंटरेस्ट इनकम मैंने कुछ रिसीव की है उसको यहां पर मैंने इसमें ऐड कर दिया और डिविडेंड भी रिसीव किया. आई मेड सम इन्वेस्टमेंट्स. मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई उसके ऊपर मुझे डिविडेंड आया 15 का. ये दो चीजें मैंने ऐड कर दी. ये माइनस कर दिया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से. सो आई गॉट प्रॉफिट बिफोर
टैक्स। ये भी हो गया। टैक्सेशन 165,000, वो मेरे पास एडिशनल डिटेल में उसने गिवन है कि टैक्सेशन 165,000 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। इसकी प्रोविजन आपने क्रिएट करनी है 165,000 मैंने लिख दिया। सो माय प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 57। यहां तक इससे पिछले एग्जांपल्स में भी हमने देखा था। इस एग्जांपल में एक और चीज एक्स्ट्रा आ गई है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उसका एक कंपोनेंट मेरे पास आया व्हिच इज रीवैल्यूएशन सरप्लस। इट सेज लैंड इज टू बी रीवैल्यूड अपवर्ड्स बाय 100,000। तो ये 100,000 का मुझे लैंड की रीवैल्यूएशन से फायदा हुआ। इससे पहले तक मेरा प्रॉफिट था टैक्स के बाद 57, सो नाउ माय टोटल प्रॉफिट इज एक्चुअली 157, जिसमें मेरा प्रॉफिट और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आ गई 157। ये हो गया मेरा पहला पोर्शन। Now let's move on to the next one where I need to make statement of changes in owner's equity. So this part is actually statement of changes in owner's equity. अब इसमें क्या क्या है? इसमें मेरे पास चार कंपोनेंट्स हैं। मेरे पास है शेयर कैपिटल, मेरे पास है शेयर प्रीमियम, मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड रिटेन अर्निंग्स एंड देन अ टोटल कॉलम। So it's a 5 column statement. स्टार्ट कहां से करूंगा? ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंसेस मेरे पास जो ट्रायल बैलेंस मुझे गिवन होता है वहां से आपको ओपनिंग बैलेंसेस सबके मिल जाएंगे। ठीक, ये जो हाईलाइट होते हैं। Share capital is highlighted 270, then I have share premium of 80, I have revaluation surplus of 20 and retained earnings नीचे कहीं पर थी retained earnings मेरे पास, यहाँ पर है 235। ये मेरे पास इससे पहले तक थी। फिर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया, इनकम स्टेटमेंट बनाया, उसमें से मुझे पता चला कि मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 57। दिस इज एडेड टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ये रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, इसको मैंने सारा इसी तरह लिख दिया और आखिर में भी क्लोजिंग बैलेंस इस तरह किया। फिर शेयर प्रीमियम, मैंने जब कोई शेयर्स इशू नहीं किए तो कोई प्रीमियम भी मेरे पास नहीं आया। ठीक, तो इस वजह से ये भी 80 सारा इसी तरह लिख दिया, 80 आ गया। देन आई हैव रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन सरप्लस मेरे पास व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ इट वाज 20, बट देन एडिशनल इंफॉर्मेशन सेज के रिवैल्यूएशन मैंने लैंड दोबारा रीवैल्यू की और रिवैल्यूएशन से 100,000 अपवर्ड्स मूव कर दिया। अब देखिए क्लास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीजों को हल्का सा ट्विस्ट कर सकता हूं। ठीक है, आई कैन से इंस्टेड ऑफ सेइंग लैंड इज टू बी रीवैल्यूड अपवर्ड्स बाय 100,000, बाय 100,000 मींस कि 100,000 से 1 लाख से ऊपर चला गया। मैं कह सकता हूं कि नाउ द लैंड हैज बीन रीवैल्यूड एंड द अमाउंट ऑफ लैंड या द न्यू अमाउंट फॉर लैंड इज या द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ लैंड इज 400,000। तो इसका मतलब ये है कि रिवैल्यूएशन कितनी हुई? ठीक है, आपको पता चल गया रिवैल्यूएशन कितनी हुई। पहले लैंड कितनी थी? 380 की थी, और अब मैं कह रहा हूं कि अब रिवैल्यूड अमाउंट 4 लाख की होगी। तो अगर रिवैल्यूड अमाउंट 4 लाख की और 380 की पहले थी तो फर्क कितना आया? 20,000 का। सो नाउ माय रिवैल्यूएशन सरप्लस इज ओनली 20,000। सो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ठीक है, ओके। अच्छा, 100 का रिवैल्यूएशन आ गया, इसका मतलब 20 + 100 120 इज द फाइनल अमाउंट। ये भी हो गया। रिटेन अर्निंग्स में क्या किया हुआ? 235 से मैंने स्टार्ट किया, 57 मुझे प्रॉफिट आया, लेकिन मैंने डिविडेंड भी पे किया है इस साल में, which will be shown as dividend paid। डिविडेंड पेड के नाम से होगा और जो कि है डिविडेंड पेड 27। ठीक है, तो ये 27 इस वाले कॉलम से आप लोगों ने माइनस कर देना, तो आपके पास 265 आ गया। योर टोटल इक्विटी पोर्शन इज 735। ये हो गया। इसी को फिर मैं इस्तेमाल करूंगा आगे बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फिर इसके बाद मैं आता हूं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, यहां से यहां तक। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मेरे पास यहां पर सारा बना हुआ है, नोट मैं इसका पहले से बना चुका हूं। ठीक है, डिप्रिसिएशन सारी माइनस कर चुका हूं, नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट कर चुका हूं, इसलिए मुझे इसमें कोई भी मसला नहीं है। ऑलरेडी यहां पे रीवैल्यूड अमाउंट भी डाल चुका हूं। लैंड की डिप्रिसिएशन नहीं होती तो 480 आ गया। बिल्डिंग की इस साल की डिप्रिसिएशन, पुरानी डिप्रिसिएशन, दोनों को ऐड किया, इसमें से माइनस किया 65 नेट बुक वैल्यू। इसी तरह प्लांट एंड इक्विपमेंट की पुरानी डिप्रिसिएशन, नई डिप्रिसिएशन ऐड किया, माइनस किया कॉस्ट से, ये आ गया मेरे पास टोटल अमाउंट। इसको उठाकर मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक, फेस पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, बार बार बता, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। नोट नंबर्स देने हैं, मैंने नोट नंबर्स नहीं दिए इस बार। ठीक है, क्योंकि नोट नंबर सीआर ने कहीं नहीं लिखे हुए हमारे लिए। ठीक, सीआर इज नॉट हियर। अच्छा, तो आप लोग यहां पे नोट नंबर्स लिख लीजिएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा फॉर प्रेजेंटेशन पर्पसेस कि नोट नंबर एक सीक्वेंस में जा रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस में। ओके, ये हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया, इन्वेस्टमेंट्स कोई नहीं है हमारे पास, ये कोई नहीं है, 706 टोटल आ गया। ठीक है, नॉन करंट एसेट मेरे पास सिर्फ 706।
अब आता हूं करंट एसेट्स की तरफ। करंट एसेट्स में मैंने सारी डिटेल यहां पे लिखी है। इन्वेंटरीज, टेक ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इन्वेंटरीज मेरे पास ट्रेड अवे, हमने सॉरी इन्वेंटरीज की हमने कैलकुलेशन यहां पर की हुई है, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंटरी ये कैलकुलेशन, ये 85 यहां पर आ गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कोई इसमें फर्क नहीं है, सारा का सारा वहां पर लिखा हुआ है। कैश एंड बैंक इन हैंड फ्री वो आ गया वहां से। फिर मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स भी मेरे पास यहीं से आ गए। ट्रेड रिसीवेबल्स ऊपर है रिसीवेबल्स 233 ये आ गया, उसको उठा के एज इट इज लिख दिया। मेरे पास नॉन करंट एसेट्स आ गए 321 के, नॉन करंट एसेट 706 के, टोटल एसेट 1027, ठीक है। ये इनर कॉलम में, ये आउटर कॉलम में, सही। ओके लेट्स मूव ऑन। इक्विटी एंड लायबिलिटी, अब दूसरी साइड पे आते हैं। दूसरी साइड पे आ गए, इसमें पहले इक्विटी का पोर्शन सारा ये कैलकुलेट होगा, ठीक। इन सब को आप लिख लें, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन सर्विस, ये चार चीजें थी, 1 2 3 4, इन चारों को यहां पे लिख दिया। सबके टोटल्स 270, 80, 120, 265 सबके टोटल्स यहां पे लिख दिए, ऐड कर दिया 735, ठीक है। यही जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी है, इसको उठाकर उधर उस फॉर्मेट में लिख दिया। ये भी हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज मेरे पास लॉन्ग टर्म, पहले फॉलोइंग डेफर्ड टैक्सेशन, लॉन्ग टर्म फॉलोइंग मेरे पास यहां पर एक लोन आ रहा था 5 साल का, ठीक, वो लिख दिया। फिर करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स इधर कहीं पर थे, ये ट्रेड पेबल्स 27। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग कोई नहीं, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस थी, एक प्रोविजन टैक्सेशन की, वो मैंने डाल दी। तो ये हो गया मेरा करंट लायबिलिटीज 192 का। आई हैव नॉन करंट लायबिलिटीज ऑफ 100, ठीक। तो इसको 100, 192, 100 और 735 इसको ऐड किया 1027 should be same and it is done, ठीक है। So this is all